नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी लेखपाल की तैयारी हो या फिर आपकी यूपी लोअर पीसीएस की या यूपी की अन्य परीक्षाओं की जहां पर यूपी जीके और कंप्यूटर पूछा जाता है, हम लगातार आपके लिए 35 में 35 नंबर के नाम से सीरीज लेकर आए हैं। और उस तैयारी को कंप्लीट करने के लिए आपको यूपी जीके को और कंप्यूटर को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना होगा। आज की इस सीरीज में भी 35 प्रश्न हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पढ़ना है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज के इस वीडियो के पीडीएफ की या यूपी लेखपाल के कोर्स की या फिर यूपी लोअर पीसीएस के कोर्स की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप मैसेज करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और आपको सभी पीडीएफ्स बहुत ही कम कीमत में प्रोवाइड करवाई जाएंगी, अच्छी क्वालिटी की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ओएसआई यानी कि ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल के संदर्भ में आईपी एड्रेस यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल पता किस लेयर पर कार्य करता है। तो ओएसआई मॉडल के संदर्भ में आईपी एड्रेस किस लेयर पर कार्य करता है, यह आपसे पूछा गया है और सही उत्तर है आपका नेटवर्क लेयर। ठीक है, आईपी किस पर काम करेगा? नेटवर्क लेयर पर काम करेगा। आईपी एड्रेस और राउटिंग के लिए जिम्मेदार होता है कौन? नेटवर्क लेयर 3। यह डेटा पैकेट्स को स्रोत से गंतव्य तक पहुंचाती है। मैक एड्रेस डेटा लिंक लेयर 2 पर कार्य करता है और टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल हैं जो ये लेयर 4 पर कार्य करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पर। ठीक है, लेयर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर से है और लेयर 2 आपकी डेटा लिंक लेयर है जिस पर मैक एड्रेस कार्य करता है, और नेटवर्क लेयर लेयर 3 होती है जिस पर आईपी एड्रेसिंग और राउटिंग होती है। अगला प्रश्न है आपका कि साइबर सुरक्षा में जीरो डे एक्सप्लॉइट यानी कि शब्दावली का सबसे सटीक अर्थ क्या है? तो ये कई बार मैं आपको करवा चुका हूं और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। सॉफ्टवेयर में ऐसी वैधता जिसका लाभ हैकर्स तब उठाते हैं जब डेवलपर को इसके बारे में पता नहीं होता है या उसने इसे ठीक करने के लिए पैच जारी नहीं किया होता है। जीरो डे का मतलब है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास इस सुरक्षा खामी को ठीक करने के लिए 0 दिन का समय था, क्योंकि हैकर्स ने डेवलपर को पता चलने से पहले ही इसका फायदा उठा लिया। यह साइबर हमलों का सबसे खतरनाक प्रकार माना जाता है क्योंकि इसका कोई तत्काल एंटीवायरस पैच उपलब्ध नहीं होता है। तो जो आपके मोबाइल में या सिस्टम पर सिक्योरिटी अपडेट आते हैं वो एक पैच की तरह आते हैं कि कोई सिक्योरिटी खामी रह गई थी पिछली बार, उसको ठीक करने के लिए एक नया पैच जारी किया जाता है ताकि हैकर से पहले आपके फोन की, आपके सिस्टम की सिक्योरिटी को मजबूत किया जा सके। जब वो पैच खामी को नहीं ढूंढ पाता है और हैकर वो हमला कर देता है तो उसको जीरो डे भेद्यता कहते हैं। ठीक है, या जीरो डे एक्सप्लॉइट कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ईमेल संचार को सुरक्षित बनाने और स्पूफिंग को रोकने के लिए आधुनिक मेल सर्वर किस प्रमाणीकरण प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? तो सही उत्तर है आपका यहां पर एसपीएफ यानी कि सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क। एसपीएफ डीकेआईएम और डीएमएआरसी ईमेल प्रमाणीकरण के मानक हैं। एसपीएफ यह जांचता है कि जिस आईपी एड्रेस से ईमेल आ रहा है क्या उसे उस डोमेन जैसे @gmail.com की ओर से ईमेल भेजने का अधिकार है या नहीं है। एसएमटीपी ईमेल भेजने का प्रोटोकॉल है, यह सुरक्षा प्रोटोकॉल नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि एमएस एक्सेल यानी कि ऑफिस, इसका जो आता है ऑफिस 365 में डायनेमिक एरेज के तहत पेश किए गए इक्वल टू फिल्टर ब्रैकेट फंक्शन का मुख्य कार्य क्या है? तो इस फंक्शन का कार्य होता है, यह दिए गए मापदंड यानी कि क्राइटेरिया के आधार पर डेटा की एक रेंज को फिल्टर करता है और परिणाम को कई सेलों में स्पिल कर देता है। अब एक्सेल में एक शक्तिशाली नया टूल है जो किसी शर्त के आधार पर डेटा निकालता है। जैसे आपने फिल्टर लगाया कि A1 कॉलन B10 और B1 को यहां पर आपने कॉलन B10 ग्रेटर देन 50 किया है। ये पारंपरिक फिल्टर से अलग है क्योंकि यह मूल डेटा को नहीं बदलता बल्कि एक नई जगह पर डायनेमिक रूप से परिणाम दिखाता है। अगला प्रश्न है आपका कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी कि एलएलएम्स के संदर्भ में हेलुसिनेशन क्या क्या अर्थ है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। जब एआई सिस्टम आत्मविश्वास के साथ गलत, भ्रामक या पूरी तरह से मनगढ़ंत जानकारी उत्पन्न करता है तो ये हेलुसिनेशन कहलाता है। ठीक है, हेलुसिनेशन।
तो ये आपका चैट जीपीटी बहुत करता है, ठीक है? ये गलत जानकारी देता है, आप इससे जैसी बात करो ये वैसा ही उत्तर देने लगता है, ठीक है? तो हैलुसिनेशन के द्वारा आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है कौन? चैट जीपीटी। अगले वर्जन में हो सकता है ये सही हो जाए, लेकिन ये बहुत हद तक काम करता है चैट जीपीटी, आपको हैलुसिनेट करता है, आप जैसी बात करेंगे वो वैसा ही उत्तर देगा। आप तो उसके चैट जीपीटी को आप बिल्कुल सही नहीं मान सकते हैं। जनरेटिव एआई जैसे चैट जीपीटी में हेलुसिनेशन यानी कि मति भ्रम सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। यह तब होता है जब मॉडल के पास सही डेटा नहीं होता, फिर भी वह एक ऐसा उत्तर बनाता है जो पढ़ने में एकदम सच लगता है लेकिन तथ्यात्मक रूप से गलत होता है। देखिए, एक कारण इसमें सिर्फ चैट जीपीटी की गलती नहीं है, कई बार हम प्रश्न ही गलत तरीके से एआई से पूछते हैं। जो हमने प्रॉम्प्ट दिया है वो गलत तरीके से प्रॉम्प्ट अगर हम एआई को देंगे तो एआई उसको सही से मैनु फंक्शन नहीं कर पाएगी और एक गलत जानकारी देगी, आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करेगी। जैसे नेता लोग आपको हैलुसिनेट करते हैं, ठीक है? आप उनसे कुछ भी पूछिए वो एकदम हाँ बोलेंगे, बस हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा, अगले महीने हो जाएगा, बस ये कर देंगे, वो करेंगे। तो ये क्या है? एक मति भ्रम की स्थिति पैदा करना होता है, हैलुसिनेट करना होता है। अगला प्रश्न है आपका कि आधुनिक टैबलेट और स्मार्टफ़ोन्स जैसे आईपैड प्रो या आईफ़ोन प्रो में उपयोग किए जाने वाले एलआईडीआर यानी कि लाइडर स्कैनर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो बहुत आसानी से आप इसका उत्तर कर पाएँगे ऑप्शन बी, लेज़र प्रकाश का उपयोग करके गहराई यानी गहराई डेप्थ मापना और ऑगमेंटेड रियलिटी यानी कि एआर अनुभवों को बेहतर बनाना। देखिए, मैं इतने बड़े ऑप्शंस इसलिए आपके लिए रखता हूँ ताकि चीज़ें आपको याद हो जाएँ। बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपने इससे पहले कहीं पर नहीं पढ़े होंगे और हो सकता है परीक्षा में एक आधे प्रश्न हर बार ऐसे देखने को मिलते हैं जो एकदम नए होते हैं, तो उन टॉपिक्स को आपको बार बार रिवाइज करना होगा। तो LIDR यानी कि लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग एक रिमोट सेंसिंग तकनीकी है जो लेजर पल्स का उपयोग करके यह मापती है कि किसी वस्तु को प्रकाश से टकराकर वापस आने में कितना समय लगता है। यह 3D मैपिंग, फोटोग्राफी और AR अनुप्रयोगों की क्रांति ला रहा है, ठीक है? अगला प्रश्न है आपका कि ई गवर्नेंस और डिजिटल कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ONDC का पूर्ण रूप क्या है? तो सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ONDC एक ओपन सोर्स नेटवर्क है जिसका उद्देश्य ई कॉमर्स क्षेत्र में एकाधिकार को तोड़ना है। ये छोटे व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं को अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म के बिना सीधे उपभोक्ताओं तक अपनी पहुंच बनाने में सक्षम बनाता है। यूपीआई की तरह यह एक खुला नेटवर्क है। अगला प्रश्न है आपका कि आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क में एड्ज कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। ये डेटा का प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग डेटा उत्पन्न होने वाले स्थान यानी कि डिवाइस के करीब करता है, जिससे विलंबता यानी कि लेटेंसी और बैंडविड्थ की खपत कम होती है। तो जो फ्यूचर एआई का है वो एड्ज कंप्यूटिंग है कि आपके फ़ोन पे ही पूरी तरीके से एआई आ जाएगा और उसको ऑनलाइन जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ज़्यादातर समय पे। बहुत कम चीज़ों के लिए वो ऑनलाइन जाएगा, बाकी आपका जो काम है वो ऑफ़लाइन ही करेगा। तो जो फ्यूचर डिवाइस आने वाले हैं वो पूरी तरीके से एड्ज कंप्यूटिंग पर आधारित होंगे, जहाँ पर आप बार-बार फ़ोन नहीं ढूँढेंगे कि आप एक-एक नाम ढूँढ रहे हैं जाके, तो नहीं, आप बताएँगे नाम और एआई डायरेक्ट आपको वो नंबर निकाल के दे देगा या डायरेक्ट कॉल कर देगा। आप व्हाट्सएप बोलेंगे तो व्हाट्सएप खुल जाएगा, यूट्यूब बोलेंगे यूट्यूब खुल जाएगा। अभी आपको जाके खोलना पड़ता है और एआई उतनी तरीके अच्छे तरीके से काम नहीं करती, लेकिन एज कंप्यूटिंग ये सब काम करके आपको आपके फ़ोन पे ही देगी। एज कंप्यूटिंग का अर्थ है डेटा को दूर स्थित क्लाउड डेटा सेंटर में भेजने के बजाय नेटवर्क के किनारे एड्ज पर जैसे स्मार्ट कैमरा या राउटर में ही प्रोसेस करना। इससे रियल टाइम निर्णय लेने में मदद मिलती है, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कारों में, क्योंकि डेटा को प्रोसेस होने में कम समय लगता है। अगला प्रश्न है आपका कि बिग डेटा प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध हडूप इकोसिस्टम में HDFs का मुख्य कार्य क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। यह विशाल मात्रा में डेटा को कई साधारण सर्वर्स पर वितरित रूप से स्टोर करने वाला फाइल सिस्टम है। HDFS का पूर्ण रूप हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है। यह बिग डेटा को छोटे छोटे ब्लॉक्स में तोड़कर कई कंप्यूटरों पर सुरक्षित रूप से सेव करता है। प्रसंस्करण का काम हडूप इकोसिस्टम में मैप रिड्यूस द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस के मेमोरी मैनेजमेंट में थ्रेसिंग की स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। जब सिस्टम का अधिकांश समय वास्तविक प्रसंस्करण के बजाय पेज स्वैपिंग के में नष्ट होने लगता है, जिससे प्रदर्शन में भारी गिरावट आती है।
थ्रेसिंग तब होती है जब कंप्यूटर की रैम मैन मेमोरी पर भर जाती है और कंप्यूटर को बार बार वर्चुअल मेमोरी से डेटा लाना और ले जाना पड़ता है। इस अत्यधिक पेजिंग के कारण सीपीयू का बहुत कम समय उपयोगी काम में लगता है और कंप्यूटर हैंग या बेहद धीमा महसूस होता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लॉन्च किए गए सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रूपी और सामान्य यूपीआई भुगतान के बीच सबसे बड़ा वैचारिक अंतर क्या है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है आपका वो ऑप्शन बी है। यूपीआई पैसे ट्रांसफर करने का इंटरफेस है जिसमें पैसा बैंक खाते में रहता है, जबकि ई रूपी स्वयं एक डिजिटल बैंक नोट है जो उपयोगकर्ता के डिजिटल वॉलेट में रहता है, यानी कि ये करेंसी में नहीं आएगा, ये डिजिटल रूप से होगा। ई रूपी भौतिक नकदी का डिजिटल विकल्प है। यह बैंक की मध्यस्थता के बिना सीधे दो लोगों के वॉलेट के बीच ट्रांसफर होता है, बल्कि वैसे ही जैसे आप किसी को 100 रुपए का नोट हाथ में देते हैं। यूपीआई बैंक से बैंक ट्रांसफर का एक माध्यम है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी स्थिति है ये, लेकिन रुपए की जैसे जैसे वैल्यू कम हो रही है, तो ई रूपी के स्थान पर कोई एक नई मुद्रा लानी चाहिए। जैसे पैसे में 1 रुपए में 100 पैसे होते थे, आजकल पैसे की कोई बात ही नहीं रही है ना? सीधे आप 1 रुपया लेके जाएँ दुकान पे तो आप दुकान वाला लेने से ही मना कर देता है। तो अब थोड़े समय के बाद आपको एक नई करेंसी की आवश्यकता होगी, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 रुपए की चीज़ें मिल हैं, तो कोई ऐसी करेंसी आपको लानी पड़ेगी जिसमें उस एक करेंसी की वैल्यू में 100 रुपए आ जाएँ। ये भविष्य की माँग होगी, तो ये डिजिटल रुपी जब बना रहे थे तो कुछ ऐसा कर सकते थे, लेकिन अभी नहीं किया है, लेकिन भविष्य में करने की आवश्यकता पड़ेगी। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के सबसे तेज कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है, जिसे सीडैक पुणे में स्थापित किया गया है और जो टॉप 500 वैश्विक सूची में शामिल हुआ है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, एरावत। एरावत एआई रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज डिसइमिनेशन प्लेटफॉर्म भारत का सबसे बड़ा और तेज एआई सुपर कंप्यूटर है, जिसे सीडैक पुणे में स्थापित किया गया है। यह भारत के नेशनल प्रोग्राम ऑन एआई का हिस्सा है और विश्व के शीर्ष सुपर कंप्यूटरों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है आपका कि डीप लर्निंग के संदर्भ में एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क मुख्य रूप से किन 3 प्रकार की परतों से मिलकर बना होता है? तो बहुत आसानी से आप इसका उत्तर कर पाएंगे, कई बार मैंने आपको पढ़ाया है। इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर। एक न्यूरल नेटवर्क मानव मस्तिष्क की तरह काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह डेटा प्राप्त करता है इनपुट लेयर और जटिल गणितीय गणनाएं और पैटर्न पहचान करता है हिडन लेयर्स में, जिसमें वो डीप लर्निंग करता है और अंततः परिणाम देता है आउटपुट लेयर में। अगला प्रश्न है आपका कि 3D प्रिंटिंग तकनीकी में प्रिंटर द्वारा वास्तविक वस्तुओं के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले मुख्य कच्चे माल जैसे पीएलए या एबीएस प्लास्टिक को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन फिलामेंट कहा जाता है, सी ऑप्शन सही। 3D प्रिंटर एफडीएम तकनीकी प्लास्टिक के धागे जैसे पदार्थ का उपयोग करते हैं, जिसे पिघलाकर परत दर परत जमा किया जाता है, जिसे फिलामेंट कहा जाता है। पीएलए यानी कि पॉलीलैक्टिक एसिड और एबीएस सबसे आम फिलामेंट्स हैं। लेजर प्रिंटर टोनर सूखा पाउडर का उपयोग करते हैं। इंकजेट प्रिंटर तरल स्याही का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ल्ड वाइड वेब के विकास के संबंध में टिम वर्नर्स-ली द्वारा प्रस्तावित सिमी टैंक वेब का क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, वेब का एक विस्तार जहां डेटा को इस तरह मशीन पठनीय बनाया जाता है कि कंप्यूटर उसका अर्थ और संदर्भ समझ सकें। वेब का एक विस्तार जहां डेटा को इस तरह मशीन पठनीय बनाया जाता है कि कंप्यूटर उसका अर्थ समझ सके। सेमेंटिक वेब क्या है, जिसे वेब 3.0 का प्रारंभिक विचार भी कहा जाता है, का उद्देश्य इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के अर्थ को कंप्यूटर के लिए समझने योग्य बनाना है। इससे मशीनें डेटा को इंसानों की तरह लिंक और समझ सकती हैं। वर्तमान ब्लॉकचेन आधारित वेब को अक्सर वेब 3 कहा जाता है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है यूपीजी के, और यहाँ पर आप अगले 20 प्रश्न देखने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न है आपका कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मेरठ में विद्रोहियों, मुख्यतः गुर्जर समुदाय का नेतृत्व
किस स्थानीय नेता ने किया था? तो ये किया था कदम सिंह ने। मेरठ में 10 मई 1857 को सैन्य विद्रोह के साथ साथ स्थानीय जनता ने भी विद्रोह किया। गुर्जर नेता कदम सिंह ने मेरठ और उसके आसपास के क्षेत्रों में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया था। मथुरा में देवी सिंह ने और प्रयागराज में लियाकत अली ने नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की एक 5 ट्रिलियन की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में उत्तर प्रदेश का 1 ट्रिलियन का लक्ष्य लगभग कितने प्रतिशत योगदान को दर्शाता है? तो जब 5 ट्रिलियन भारत का है तो 1 ट्रिलियन यूपी का होगा तो उसका 1/5 होगा, यानी कि लगभग 20%। ठीक है। वर्तमान में यूपी का योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 8 से 9% है, जिसको बढ़ाकर यूपी सरकार का लक्ष्य है 20% तक करना। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के भौगोलिक परिदृश्य में भाबर क्षेत्र की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो भाबर क्षेत्र में कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। यह शिवालिक तलहटी के समानांतर कंकड़ पत्थरों से बना एक छिद्रपूर्ण क्षेत्र है जहां छोटी नदियां भूमिगत हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग मुख्य रूप से भाबर और तराई क्षेत्र में बटा है। भाबर पहाड़ों से सटी हुई पट्टी है जहां नदियां बड़े कंकड़ पत्थर जमा कर देती हैं। इसकी सरंध्रता इतनी अधिक होती है कि छोटी नदियां सतह से गायब हो जाती हैं और आगे तराई क्षेत्र में पुनः प्रकट होती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वास्तुकला की दृष्टि से अद्वितीय छतर मंजिल जिसकी छत पर एक आकर्षक छतरी बनी है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये आपके लखनऊ में स्थित है। छतर मंजिल लखनऊ में गोमती नदी के तट पर स्थित एक ऐतिहासिक इमारत है। इसका निर्माण अवध के नवाब द्वारा करवाया गया था। वो क्लाउड मार्टिन के प्रभाव में थे। इसे अम्ब्रेला प्लेस भी कहा जाता है क्योंकि इसके गुंबद के ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है और एक छाते जैसा लगता है। 1857 के विद्रोह में इसका महत्वपूर्ण स्थान था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के उत्पादों और उन्हें प्राप्त हालिया भौगोलिक संकेत जीआई टैग की सूची को सुमेलित करें। तो देसावरी पान जो है ये महोबा का है। ठीक। ढोलक अमरोहा की है और तारकाशी कला जो है वो मैनपुरी की है। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लकड़ी में पीतल और तांबे के तार जड़ना मैनपुरी की तारकशी कला को जीआई टैग प्राप्त है। अगला प्रश्न है आपका कि महिला सुरक्षा को तकनीकी रूप से सुदृढ़ करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू किए गए सेफ सिटी प्रोजेक्ट का मुख्य घटक क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, एआई सक्षम कैमरों का एकीकरण कर 100% सर्विलांस नेटवर्क स्थापित करना जो डार्क स्पॉट्स की पहचान करेगा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों को स्मार्ट और सुरक्षित शहरों में बदला जा रहा है। इसमें सार्वजनिक स्थानों, स्कूल, बाजार, बस स्टैंड पर एआई बेस्ड सीसीटीवी कैमरे लगाना शामिल है जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जुड़े होंगे ताकि आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया मिल सके। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य राई नृत्य जो महिलाओं द्वारा घूंघट डालकर तीव्र गति से किया जाता है, मुख्य रूप से किस क्षेत्र और किस अवसर से संबंधित है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, सी। ऑप्शन सी है बुंदेलखंड क्षेत्र बसंत पंचमी या जन्माष्टमी के अवसर पर बेड़िया जनजाति द्वारा। राई नृत्य बुंदेलखंड का एक बहुत ही लोकप्रिय लोक नृत्य है। इसे मयूर नृत्य भी कहा जाता है। पारंपरिक रूप से बेड़िया या समुदाय की महिलाओं द्वारा ढोलक और नगाड़े की थाप पर किया जाता है। नर्तकियां बहुत तेजी से गोल गोल घूमती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के नवीनतम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में वन आवरण का प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष सबसे अधिक है? तो सही उत्तर है आपका सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल और सबसे अधिक वन प्रतिशत लगभग 35% से अधिक दोनों ही सोनभद्र जिले में है। सबसे कम वन आवरण भदोई संत रविदास नगर में है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा परियोजना नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर एयरपोर्ट के प्रथम चरण के संचालन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। इसके प्रथम चरण में एक रनवे और एक टर्मिनल चालू किया गया है जिसकी क्षमता लगभग 1.2 करोड़ यात्री प्रति वर्ष है। धीरे धीरे इसमें टर्मिनल और बढ़ाए जाएंगे और लगभग इसमें 6 रनवे तक बनाए जाएंगे जिससे ये एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि गंगा यमुना दोआब के मैदानी क्षेत्र में तेज हवाओं द्वारा लाई गई और एकत्र की गई हल्की रेतीली मिट्टी के टीलों को
स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो स्थानीय भाषा में इन्हें भूर कहा जाता है। भूर मिट्टी हवा द्वारा उड़ाकर लाए गए रेत के ऊंचे टीले होते हैं। ये दोआब क्षेत्र में गंगा के किनारे 10 से 20 फीट ऊंचे टीलों के रूप में पाई जाती है। खादर नई जलोढ़ मिट्टी है, ऊसर बंजर भूमि है और राकर बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टी है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ 2025 के दौरान भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश द्वारा पहली बार किस उन्नत तकनीकी का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, एआई आधारित वीडियो एनालिटिक्स और ड्रोन्स का। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र उच्च गुणवत्ता वाली कांच बालू के उत्पादन के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, प्रयागराज का शंकरगढ़ क्षेत्र। प्रयागराज, इलाहाबाद की शंकरगढ़ तहसील और चित्रकूट का बरगढ़ क्षेत्र सिलिका सैंड कांच बालू के सबसे बड़े उत्पादक हैं। यह बालू उच्च गुणवत्ता का कांच बनाने के लिए बहुत उपयोगी है। अगला प्रश्न है आपका कि आधुनिक भारतीय इतिहास में उत्तर प्रदेश की भूमिका के संदर्भ में ऐतिहासिक लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की थी, जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, अंबिका चरण मजूमदार, जिन्हें एसी मजूमदार भी कहा जाता है। 1916 का लखनऊ अधिवेशन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां नरम दल और गरम दल का पुनर्मिलन हुआ था। साथ ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हुआ। इस क्षेत्र के अध्यक्ष एसी, जो इस सत्र था उसके अध्यक्ष कौन थे? एसी मजूमदार थे। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत मूज उत्पाद के लिए किस जिले को मुख्य रूप से मान्यता दी गई है? तो सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, अमेठी। अमेठी, सुल्तानपुर और प्रयागराज क्षेत्रों में मूज एक प्रकार की सरकंडा घास से बहुत सुंदर हस्तशिल्प, टोकरी, सजावटी सामान बनाए जाते हैं। ओडीओपी के तहत अमेठी को मूज उत्पाद के लिए चुना गया है। बलिया बिंदी के लिए और सीतापुर दरी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि क्षेत्रीय भाषाओं के संदर्भ साहित्य में प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत, जिसकी रचना सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी, मूल रूप से किस भाषा या बोली में लिखा गया था? तो सही उत्तर है आपका अवधी में लिखा गया था। मलिक मोहम्मद जायसी, जायस अमेठी के निवासी, ने 1540 ईस्वी में पद्मावत की रचना ठेठ अवधी भाषा में की थी। यह प्रेमाख्यान परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है जो चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और रानी पद्मनी यानी पद्मावती की कहानी कहता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी अवधी में लिखी है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश को चिप निर्माण हब बनाने की दिशा में राज्य के पहले सेमीकंडक्टर पार्क की स्थापना किस क्षेत्र में की जा रही है? तो सही उत्तर है आपका यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ईडा, गौतम बुद्ध नगर में। अगला प्रश्न है आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो सही उत्तर है आपका महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर जिले में स्थित है। यह मात्र 5.4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो इसे राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य बनाता है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य मेरठ, मुजफ्फरनगर आदि राज्यों का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी के तट पर बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है, जो मुख्य रूप से एक विशाल पशु मेला है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, आगरा। बटेश्वर मेला आगरा से लगभग 70 किलोमीटर दूर यमुना नदी के तट पर बटेश्वर नामक स्थान पर लगता है। यह स्थान अपने 101 शिव मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। यह मुख्य रूप से एक पशु मेला है, विशेषकर घोड़ों, ऊंटों और गायों का व्यापार है। अगला प्रश्न है आपका कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर पार्क का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया। इस डेटा सेंटर का नाम क्या है? तो इसका नाम है योटा D1। ये उत्तर प्रदेश को भारत के प्रमुख डेटा हब के रूप में स्थापित करने की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्य रूप से बिजनौर जिले में पाई जाती है और स्वयं को राजपूत के वंशज मानती है? तो सही उत्तर है आपका बुक्सा या बोक्सा। इनका संबंध पतवार राजपूत घराने से माना जाता है। इनकी भाषा में हिंदी और कुमाऊनी की झलक मिलती है। सहरिया ललितपुर में और बैगा चेरो जनजाति सोनभद्र में पाए जाते हैं। तो ये आपका आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, आज का सेशन कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिएगा। कमेंट करके हमें बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, आज के 35 प्रश्न आपको कैसे लगे। निरंतर परिश्रम करते रहिए, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ये सदैव याद रखिएगा। और रही बात आज के वीडियो की पीडीएफ की, हमारे चैनल पर उपलब्ध अन्य वीडियोस की पीडीएफ की, लेखपाल के लिए या यूपी लोअर पीसीएस के लिए, तो निश्चित रूप से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। लोअर पीसीएस के लिए बहुत अच्छा कंटेंट हम तैयार कर रहे हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत अच्छा होगा और उपयोगी होगा, जिसको पढ़कर आप ना सिर्फ लोअर पीसीएस एग्जाम अच्छे से दे पाएंगे, बल्कि आपका यूपी पीसीएस जो 2026 का प्री एग्जाम होगा, वो भी बहुत आसानी से आप क्लियर कर पाएंगे अगर आप हमारे नोट्स से पढ़ेंगे। तो मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।